किसी समय एक नदी किनारे सुखी संतोषी गांव बसा हुआ था। अपने अपने घर और अपने अपने दरवाजे होते हुए भी गांव की चौपाल एक थी। सभी घरों के बुजुर्ग और नौजवान चारों तरफ बैठकर घरेलू बातें करते थे। उस गांव के जमींदार ने अपनी जमीन किसान को खेती के लिए सौंप रखी थी। किसान ने लगान ना देने की खातिर बहुत मिन्नतें की, लेकिन जमींदार किसी भी कीमत पर राजी नहीं हुआ। मालिक रहम कीजिए, मैं लगान भर नहीं सकता, थोड़ी तो दया कीजिए मालिक। किसान ने ज्यादा मगजमारी की तो जमींदार बोला, देख हरिया, मेरे पास काफी जमीन है, मरने पर साथ तो ले जाने से रहा। जो तो बो, कमाओ और खाओ, बस इतना ही कर सकता हूँ। संयोग का खेल कि एक दिन जमींदार वाली जमीन से झाड़ियों की जड़ें निकालते समय किसान की मोहरों से भरा एक कलश नजर आया। हे भगवान, ये क्या नई मुसीबत है। पहली बात तो जिसका ये खेत है, यहाँ की हर वस्तु पे उनका ही हक है, भला मैं क्यों फांसू इस झंझट में। चारों ओर से उकेरने पर एक एक करके 7 कलश हाथ लगे। गाड़ी पर 7 कलश रखे और तपती दोपहर में जमींदार के घर की तरफ चल पड़ा। जमींदार ने दूर से ही गाड़ी को आते देखा तो मन ही मन किसान पर नाराज हुआ। ये हरिया, इस तापती दोपहर में यहाँ क्या करने आया है? साफ इनकार करने के बावजूद लगान की गाड़ी जोत कर लाया तो लाने दो, अच्छी तरह खबर लूंगा। बस्ती की बात को टालने की हिम्मत हुई तो हुई कैसे? ये फिर क्या नई मुसीबत ले आया? मालिक लगा न लेने की हेकड़ी तो निभ गई, लेकिन अब ये मुसीबत तो कबूल करनी ही पड़ेगी। बंद कर दाना, ये बात बात पे गाने बैठ जाता है, सीधा सीधा नहीं बोल सकता। जमींदार ने चमचमाती मोहरें देखीं तो आश्चर्य से पूछा, क्यों रे हरिया, बाजरे की जगह खेत में मोहरें पैदा हुई हैं क्या? पैदावार की बात करने पर तो फिर वही लगान वाला फंदा फंसेगा, इसलिए तुरंत जमींदार की बात काटते हुए कहने लगा, अरे मालिक, इससे पहले भी किसी के खेत में मोहरें पैदा हुई होगी। जड़ें निकालते समय ये 7 कलश हाथ लगे हैं, सो कबूल करो। तेरे हाथ लगे हैं तो तू रख, मेरे यहाँ क्यों लाया? जमीन तुम्हारी है इसलिए लाया, आंखें दिखाने की जरूरत नहीं, मुझे काम के लिए देरी हो रही है। शराफत से चुपचाप कलश कबूल करके मेरा फंदा काट। तू फिर अन्याय की बात कर रहा है। जड़ें निकालते समय कलश तेरे हाथ लगे हैं तो मैं कैसे कबूल कर सकता हूँ? मेरी अक्ल ती अभी तक ठिकाने है। अगर अक्ल ठिकाने होती तो यूं तुरंत ना नहीं करते। ऐसी अबूझ बात तो कोई बच्चा भी नहीं करता। जब खेत तुम्हारे हैं तो कलश भी तुम्हारे हैं, इसमें ऐसी कलह की बात ही क्या है। शहर इलाके की अक्ल का तू अकेला ही जारदार दिखता है। ऐसी बेवकूफी की बात सुनकर बस्ती के लोग हंसेंगे। फिर भी पंचायत बैठाने के लिए मेरी ना नहीं है। तुम्हारी ना क्यों होगी, मेरी ना है। गरीब के साथ कोई भी न्याय नहीं करता। पंचायती के लायक बात हो तो पंचायती भी कराए, अजीब बात करते हैं आप भी। क्या आपके पास बुद्धि नहीं है बिल्कुल भी? अपनी ही वस्तु को लेने में भला आपको क्या परेशानी हो सकती है? तेरे कहने से क्या होता है? कैसे पंचायती की बात नहीं है? उस दिन मेरे खेत में तूने कर्चा गड़ा था, तब मेरा पांव तो बेकार नहीं हुआ। बता, चौमासे में मेरे खेत पर काम करते समय तुझ पर बिजली गिरे तो तू मरेगा या मैं? खेत मेरा है तब मुझे मरना चाहिए। बता, मेरे खेत में काम करते हुए अगर तुझे सांप काट खाए तो उसका जहर मुझे चढ़ेगा या तुझे? बोल। काम। अब इन उल्टी सीधी पहेलियों में मत उलझाओ। तुम पर अच्छा खासा विश्वास करके मैं यहाँ आया था। मैं जानता हूं कि पंचायती होने पर मेरे साथ इंसाफ नहीं होगा। तब पंचायती क्यों करवाता है? चुपचाप ये कलश अपने घर ले जा। मैं कहीं भी चर्चा नहीं करूंगा। खूब चर्चा करो, मैं किसी से डरता थोड़े ही हूं। उधार लिया हुआ मुंह हो तब भी ऐसी बात करते थोड़ी बहुत शर्म आती है। तुम्हारा माल मैं कैसे घर ले जाऊं? ये कलश जाने और तुम जानो, मैं तो यहीं गाड़ी छोड़कर खेत जा रहा हूं।
इतनी देर में तो मैं आधी जड़ें निकाल लेता, खामखा बहस करना मुझे नहीं पोसाता। और ये आखिरी बात कहकर वह वहां से चल पड़ा। जमींदार ने उसे पुकार कर कहा, देख, बेकार जिद करके मत जा, पछताएगा। कोई बात नहीं। जमींदार का गुस्सा समाया नहीं, पर किसान नहीं माना। तब वह कर ही क्या सकता था। घड़ी डेढ़ घड़ी रात ढलने पर वहीं अलाव के पास पंचायत जमी। किसान की बात सुनकर पंचों ने भिड़ते ही उससे सवाल किया, ये कलश अपने आप उछलकर बाहर आए या तूने खोद कर निकाले? निकाले तो मैंने खोद कर ही। कलश अपने आप उछल कर बाहर कब आते हैं? आप भी कैसी बात करते हैं? तब तो ये न्याय तेरे अपने मुंह से ही हो गया कि तेरी मेहनत का फल तुझे ही मिलना चाहिए। गमार किसान तब भी नहीं माना। पंचों के सामने वही हठ करते कहने लगा, लेकिन जमीन तो मेरी नहीं है। दूसरे की जमीन में गड़ा धन लेने के लिए मेरा मन नहीं मानता। तेरे मन को मनाना हमारे वश में नहीं है। इंसाफ करना हमारे जिम्मे था, जो हमने निपटा दिया। धरती, पानी और हवा पर किसी का भी हक नहीं होता। अगर तू ऐसा ही हरिश्चंद्र है, तब दूसरे की जमीन पर बहती हवा में तुझे सांस भी नहीं लेना चाहिए। आप फरमाए तो नहीं लूं? लेकिन हम ऐसी उल्टी बात क्यों फरमाएं? हमारा कहना मान, जब तक गाड़ने वाले का पता नहीं चले, तब तक ये अमानत तू ही संभाल। ये अमानत मेरे किस काम की? ये तो नींद बेच के जागरण मोल लेना है। भगवान जाने किसने क्या आस करके ये मोरे गाड़ी होंगी। या तो दूध का दूध और पानी का पानी करो, वरना मुझे ये कलश राज्य के खजाने में जमा कराने पड़ेंगे। हम तो अपनी समझ के अनुसार जो इंसाफ करना था सो कर दिया। तू ना माने तो तेरी मर्जी। जब इंसाफ का रास्ता ही नहीं जानते, तो इंसाफ करने के लिए मुंह धोते ही क्यों हो? उसके बाद वो जिद्दी किसान सीधा राजदरबार पहुंचा। ध्यान से सारी बात सुनने के बाद राजा ने कहा, जान माल की रक्षा के लिए मैं राजा बना, तब तेरा माल छीनने का मुझे अधिकार ही क्या है? तूने बेकार ही जूते घिसे। गांव के पंचों ने तेरे साथ बेइंसाफी नहीं की। तू खुशी खुशी ये कलश अपने घर ले जा। तेरी मेहनत और तेरा ही फल। राजा के मुंह से ये न्याय सुनकर किसान का मुंह फीका पड़ गया। वो कुछ दूसरी आस लेकर यहाँ आया था। धीमे सुर में कहने लगा, आपका ये आदेश तो मैं हरगिज नहीं मानूंगा। और इन मोहरों का मैं क्या करूं? बेकार जगह घेरेंगी। आप नाराज ना हो तो मैं पंचों के सामने उसी जगह ये सातों कलश वापस गाड़ दूं। जैसी तेरी मंशा। आखिर उस किसान की जो मंशा थी वही हुआ। तीसरे दिन सूर्योदय के वक्त बस्ती के लोग पास खड़े देखते रहे और उसने अपने हाथों उसी जगह कलश वापस गहरे गाड़ दिए। उसके बाद वक्त की ढलान पर वक्त की हवा के आगे न तो वो किसान रहा और न वो राजा। वक्त की गोद में नई पीढ़ी अवतरित हुई। नया राजा और नई ही पंच, नई पीढ़ी, नया ही खून। नई हवा में अभी तक वह पुरानी बात घुली हुई थी। एक दिन जमींदार का नौजवान बेटा उस किसान के बेटे के पास जाकर कहने लगा, मेरे पुरखे तो बिल्कुल नासमझ थे, लेकिन मैं वैसा नासमझ नहीं हूं। क्यों नासमझ होने लगे? लेकिन मैं तो अभी तक अपने पुरखों की तरह वैसा ही नासमझ हूं। हाँ, तू नासमझ है, सो मैं जानता हूँ। तभी मेरे खेत में गड़े हुए कलश तू मुझसे बगैर पूछे छुपाकर रात को घर ले आया। हजरत खेत की जमीन टटोल कर आए दिखते हैं, वहां कलश हों तो मिले। सुमत सूजी, जो 7 दिन पहले सारे कलश घर ले आया, नहीं तो आज एक मोहर भी हाथ न लगती। अब दबने से बात बिगड़ जाएगी। क्यों, इसमें पूछने की क्या बात है? खेत कोई मुफ्त में नहीं जोतता। तीसरे हिस्से का लगान चुकाता हूँ। जड़ें निकालते समय अगर सांप काट खाता तो मेरे बच्चे यतीम होते। आपका कुछ भी नहीं बिगड़ता। अपनी मेहनत से खोदा धन अपने घर लाया, इसमें छुपाने की क्या बात है? दोनों में परस्पर बहुत दांताकसी हुई, लेकिन जमींदार के लड़के की कुछ दाल नहीं गली। आखिर धमकी देते बोला, मैं भी देखता हूं मेरे खेत में गड़ा धन तुझे कैसे पचता है। पचना वचना क्या ठाकुर, वो तो पच गया। दूसरे के माल की आस करने से काम नहीं चलता। आखिर तो पसीने की कमाई से ही पार पड़ेगा। किसान की जिद के आगे जमींदार की बेटे की नहीं चली तो उसने सोचा, ये ऐसे नहीं मानेगा। मैं राज्य दरबार में जाकर इस बात को खोलूंगा कि जिस माहरों पर मेरा हक है, इसकी कैसी हो सकती है। अपने किए गए फैसले के अनुसार जमींदार का बेटा राज दरबार में राजा के पास उपस्थित हुआ। महाराज, मेरे पिताजी जमींदार थे जिन्होंने इसके पिताजी को लगान देने की वजह से अपनी जमीन काम करने के लिए दी थी। उस जमीन पर काम करते वक्त इसके पिताजी को मोहर से भरे कुछ कलश मिले थे,
लेकिन इस किसान ने आज तक वो कलश वापस न करें जिस पर सिर्फ मेरा हक है। महाराज जी, जिस समय खजाना मेरे पिताजी को मिला था और उन्होंने तुरंत ही जमींदार को वापस कर दिया था, अब मेरे पास है ही नहीं है, तो मैं कहां से इस महापुरुष को कलश लौटा दूं? बताइए महाराज। महाराज, ये झूठ बोल रहा है। कलश इसी के पास है, इसके घर में। इसने खुद मुझे बताया। अगर इस किसान के घर कुछ नहीं मिला तो तुम्हें सजा मिलेगी, और अगर ये किसान पकड़ा गया तो तुम्हें तुम्हारा हक का पैसा वापस मिलेगा और इस किसान को कड़ी सजा मिलेगी। राजा की बात सुनकर किसान के तो होश उड़ गए। वो मन ही मन सोचने लगा कि हे भगवान, अगर वो कलश इन लोगों के हाथ लग गए तो मैं इस सजा से नहीं बच पाऊंगा। इससे पहले कोई उन्हें ढूंढे, मुझे वो कलश वहां से हटाने होंगे। किसान जितना समझदार खुद को समझ रहा था उतना वह था नहीं। उसने उसी रात जाकर सारे कलश वापस अपने खेत में दबा दिए। वो किसान कलश दबा ही रहा था कि वहां गांव के एक व्यक्ति ने उसको ये सब करते देख लिया। ये जमींदार का बेटा खुद को बहुत होशियार समझ रहा है। अब देखता हूँ कैसे इसको कलश मिलते हैं। अगले दिन जब राज्य के सैनिक किसान के घर की तलाश लेने आए तब उन लोगों को वहां कुछ नहीं मिला। मैं कहता था ना, मेरे घर कुछ नहीं है, बेकार मुझ पे शक करते हैं। जमींदार के बेटे को किसान की हरकत पर शक हुआ। वो सोचने लगा, किसान कल तक तो मुझसे कह रहा था कि उसने सारे कलश अपने घर में छुपा कर रखे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने ये कलश कहीं और गायब कर दिया। किसान के घर कुछ नहीं मिलने पर सैनिक वापस दरबार चले गए और राजा को सारी बात बताई। जैसा कि हमने आप दोनों को कहा था, किसान के घर कुछ नहीं मिला है तो सजा का पत्र कौन होगा, ये आप दोनों अच्छे से समझ गए होंगे। इससे पहले कि राजा सजा का ऐलान करते तभी एक व्यक्ति वहां आया और बोला, रुक जाइए महाराज, ये हरी झूठ बोल रहा है। कलश इसके ही पास है महाराज। मैंने खुद इसको कल रात अपने खेत में कलश दाबते हुए देखा है। आप पूछिए इससे। ये क्या बोल रहा है हरी? क्या तुम्हारे पास कलश है? इससे पहले वो किसान कुछ बोलता, राजा ने तुरंत आदेश दिया और कहा, जाओ अभी जाकर देखो उसके खेत में वो कलश है या नहीं। अगर ये कलश वहां मिले तो इस किसान को कड़ी सजा भोगनी होगी। राजा के आदेशानुसार वहां देखा गया कि खेत में कलश पाए गए जो उस किसान ने छुपा दिया था। जैसी उस किसान की नियति लिखी थी, किसान की चोरी पकड़ी गई। तुम्हें क्या लगा हम तुम्हारी चोरी नहीं पकड़ पाएंगे? तुमने चोरी तो की है, साथ में एक राजा और पंचायत को गुमराह भी किया है। तुम्हें इस अपराध के लिए कड़ी सजा मिलेगी। रही बात कलश की, तो वो सारे कलश राज्य के खजाने में जमा होंगे, क्योंकि वो जमीन भले ही तुम्हारी हो, उस धन को अपना पास रखकर भी तुम सुरक्षित नहीं रहोगे। तो हमने फैसला किया है कि तुम वो सारे कलश राज्य के खजाने में जमा करोगे, जिसके होते उस धन का लाभ पूरे राज्य को प्राप्त हो सके। राजा के निर्णय बाद वो धन ना तो जमींदार के बेटे को मिला और ना ही उस किसान को। दोनों का लालच धरा का धरा रह गया। अगर उस वक्त जमींदार द्वार दिए गए कलश को वो किसान स्वीकार कर लेता तो आज उस किसान के बेटे की ये हालत नहीं होती और ना ही वो इस तरह लालच में पड़ता।